बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेसन प्लानिंग को डिस्कस कर रहे थे और उसके हमने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े थे। आज का जो हमारा मॉडल है वो 5 ईज़ ऑफ लेसन प्लानिंग है। हम इसको देखते हैं कि 5 ईज़ इसको क्यों कहा जाता है। कि इस लेसन प्लान में जितने भी स्टेप्स हैं वो 5 स्टेप्स हैं और वो पाँचों के पाँचों ई से शुरू हो रहे हैं। इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबरेट, इवेलुएट। तो इसलिए इसका नाम, मॉडल का नाम क्या है, 5 ईज़ ऑफ लेसन प्लानिंग। तो इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं ताकि फिर हमारे लिए आगे को समझना आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल, ये 2 क्लासरूम है। ये एक क्लासरूम है और ये दूसरा क्लासरूम है। अच्छा, इस क्लासरूम में क्या है कि यहाँ पे टीचर मौजूद है, वो आया है और यहाँ पे वाइट बोर्ड है और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। टीचर ने आते ही इस पे लिखना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जांपल, टीचर पढ़ा रहा है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स, जड़, तना, पत्ता के बारे में पढ़ा रहा है और फ्लावर्स के बारे में। तो टीचर ने यहाँ पे डायग्राम बनाई है और उसको पढ़ाना शुरू कर दिया है, बताना शुरू कर दिया है। बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उसी को कॉपी कर रहे हैं। कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे सुन रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं सुन रहे हैं, कुछ तवज्जो दे रहे हैं, कुछ नहीं तवज्जो दे रहे हैं, कुछ लेटे हुए हैं, कुछ आपस में शरारतें कर रहे हैं। इसमें कौन मेन मरकज़ है, कौन अहम किरदार अदा कर रहा है, टीचर। लेकिन दूसरी तरफ एक क्लासरूम है, इसमें जो है टीचर आए हैं, अपने साथ प्लांट लेकर आए हैं। जड़, जिसमें जड़ भी है, तना भी है, पत्ते भी हैं, फूल भी हैं, ऐसा प्लांट छोटा सा, उसका पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है। तो अब उसने इस टीचर में क्लासरूम को ऐसे सेट किया हुआ है, ग्रुप्स में बांटा हुआ है। ये 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप हैं। हर ग्रुप में कितने बच्चे हैं, 3, 4, 5 बच्चे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का ग्रुप है। टीचर आए, उन्होंने पहले ही क्या किया, उनको प्लांट दिखाया। प्लांट दिखाने के बाद उन्होंने बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद उसने, टीचर बच्चों के लिए भी एक एक सैंपल लेकर आया है। एक एक प्लांट का सैंपल इसको दे दिया, इस ग्रुप को, एक इसको, एक इसको। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, इंगेज हैं, उसको देख रहे हैं बड़े गौर से। जो पहले प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में जानते हैं, कहते हैं ये जड़ है, ये तना है, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, उसको देख रहे हैं। फिर अब टीचर ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पे उनको कहा, जब बच्चों ने देख लिया, आपस में मशवरा कर लिया, फिर टीचर ने कहा कि अब आप अपनी कॉपी पेज को ड्रा करें और इसके मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में लिखें और लेबल करके लिखें। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं और अपना जहन भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए पूरी तवज्जो से वो काम करने में मसरूफ़ हैं। ठीक है। अब इस दौरान में वो एक दूसरे से पूछते भी हैं कि अच्छा भई, ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, आप इस तरह बनाओ। अच्छा, मुझे ये इसका जड़ नहीं लिखना आ रहा, मुझे जड़ लिखना सिखा दोगे। दूसरा बच्चा कहता है मुझे पत्ता कैसे लिखते हैं, मुझे पत्ता लिखना सिखा दो। इस तरह से एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। अब इसमें मेन मरकज़ कौन, मेन रोल कौन अदा कर रहा है, स्टूडेंट्स। टीचर ने तो सिर्फ उनको हिदायत दी है, जो कर रहे हैं बच्चे ही कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे टीचर क्या कहता है कि अब जो बच्चों ने वर्क कर लिया, फॉर एग्जांपल 10 मिनट का टाइम दिया था, 10 मिनट में हर सब ग्रुप ने लिख लिया, लेबल कर लिया। अब टीचर कहता है आए भाई अब वाइट बोर्ड पर, और हर ग्रुप जो है ना बताए, अपनी डायग्राम भी दिखाए और उस पर बताए भी सही कि हमने यहाँ पे इसको लेबल भी दिखाए बाकी स्टूडेंट के सामने। अब क्या करें, अब बच्चे ही बोल रहे हैं, बच्चे ही बता रहे हैं, बच्चे वजाहत कर रहे हैं और इस तरह से उनके बोलने से, उनके बयान करने से उनमें कॉन्फिडेंस भी पैदा हो रहा है। सारा काम कौन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहे हैं। टीचर क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनको हेल्प कर रहा है, उनको बता रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है। और उनको नोट कर रहा है, हर ग्रुप के पास जाके देख रहा है कि कौन बच्चा कितना काम कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, किसको कहाँ समझ नहीं आ रही। ठीक है। अब जब बच्चे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, तो जहाँ पे टीचर जो देखता है कि अगर किसी बच्चे ने गलत लिखा हुआ है तो उसको हेल्प बता देता है कि आपकी यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, पॉइंट आउट कर देता है। इस तरह से बच्चों की वो लर्निंग करा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों क्लासरूम में से कौन सा क्लासरूम ज़्यादा इफेक्टिव है? यकीनन आपको लगेगा कि जिसमें बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जिसमें बच्चे ज़्यादा हाथ से काम कर रहे हैं, अपना जहन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है बच्चों के सीखने के लिए। जबकि इसमें कुछ बच्चे सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ लेट जाएंगे, कुछ शरारत करेंगे और जो बाकी लिख रहे हैं वो जस्ट उसको कॉपी कर रहे हैं। जो टीचर ने लिखा है उसको कॉपी ही किया जा रहा है, अपनी जहन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। लेकिन यहाँ पे बच्चे अपनी जहन और सोच का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अब हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा 5 ईज लेसन प्लानिंग को। इसको हम थ्योरी से देख लेते हैं। लर्निंग थ्योरी मतलब ये ऐसी थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म की, जो ये सवाल पैदा करती है कि बच्चों को हम किस तरह सिखाएं अच्छे तरीके से, किस तरह से बच्चे से ज़्यादा सीख सकते हैं। ठीक है।
तो इसमें कहा जाता है कि लर्नर्स कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज़ और कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट नॉलेज। इसी थ्योरी की ही ये डेफिनेशन है, या थ्योरी ये कहती है कि बच्चे जो हैं वो न्यू सीखते हैं, नया मवाद सीख लेते हैं। किस वजह से सीखते हैं? पास्ट नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए। अब जड़ तना के बारे में जो भी वो अपनी ज़िंदगी में देखते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने नया इल्म सीख लिया, उसी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने नए पहलुओं के बारे में भी जान लिया। तो टीचर को चाहिए कि वो उनको करने का मौका दे, जितना ज़्यादा उनसे करवाएगा, जितने ज़्यादा उनकी सोच को इस्तेमाल करने का मौका देगा, उतना ही ज़्यादा सीखेंगे बच्चे। यही थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज़म की। अच्छा जी, और इसमें अहम बात जो मैंने बताई, ये टीचर सेंटर्स टू लर्नर सेंटर है। ये यानी कि इसमें मेन रोल किसका होता है? लर्नर का होता है। लर्नर भी, स्टूडेंट ही ज़्यादा वर्क करते हैं। ये जो पॉइंट हैं, ये जो लाइन है, इनको हम बाद में देख लेंगे, या अगर आप इनको समझ लेंगे तो फिर आपको इन पॉइंट को समझना आसान हो जाएगा, तो इनको बाद में डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं इनके स्टेप्स की तरफ। 5 is lesson planning model is most often associated with constructivist लर्निंग डिज़ाइन। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के मुताबिक ये डिज़ाइन किया गया है कि जितना है बच्चों से ही करवाया जाए, ठीक है। अच्छा, पहला इसका जो स्टेप है, इंगेज में क्या किया? स्टूडेंट कम अक्रॉस द मटेरियल। इसमें अहम बात आपने याद रखनी है, स्टूडेंट की बात कर रहा है कि स्टूडेंट मटेरियल के साथ आमना सामना होता है, उसको देखते हैं। जैसे टीचर ने हर ग्रुप को दे दिया, प्लांट का सैंपल दे दिया, तो बच्चों ने उसको देखा, गौर किया, ठीक है, और जो है वो खुद सवालात पैदा किए, खुद उसके बारे में सोचा, खुद एक दूसरे से बातें की, खुद डिस्कस किया। डेली लाइफ में जो भी वो डेली लाइफ में प्लांट्स को देखते थे, उसके पार्ट्स को देखते थे, अब उसको इस्तेमाल करते हुए वो उसको किसी तरतीब से लेकर चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है एक्सप्लोर में क्या करते हैं? एक्सप्लोर में कौन इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है? स्टूडेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द मटेरियल। अब टीचर ने क्या किया, वहाँ पे सिर्फ उन्होंने देखा था, अब बच्चे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए हैं। जब टीचर ने कहा कि आपने प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों को लेबल करना है और बनाना भी है, तो अब बच्चे इन्वॉल्व हो गए हैं। अब उन्होंने कापी पेंसिल ले लिया, अपना जहन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ नया दरियाफ्त कर रहे हैं, डायग्राम बनाकर प्लांट को बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा वो जब उनके मुख्तलिफ हिस्सों को लिखेंगे, जो कि वो पहले ज़बानी पढ़ते आए हैं जाड़ तना, अब उसको लिखेंगे तो उनकी लर्निंग में इजाफा हो रहा है, उनको इमला में बेहतरी आ रही है, वो एक दूसरे से पूछ कर ज़्यादा सीख रहे हैं। तो क्या है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। अच्छा, थ्रू द लर्निंग प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब टीचर ने उनको प्रॉब्लम दिया, प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन दिया, जो टीचर ने क्वेश्चन दिया है कि आप ना इसके मुख्तलिफ हिस्सों को लिखें, तो ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व उसको हल करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अहम पॉइंट यहाँ पे देखने वाला है, दे वर्क इन अ टीम। उन्होंने किस सूरत में काम करना है? टीम की सूरत में, जो हमने बताया, ग्रुप्स में वर्क करना है उन्होंने, इसमें एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एक्सप्लेन। अब इसमें क्या अहम रोल कौन अदा कर रहा है? स्टूडेंट गेट अपॉर्चुनिटी। इसमें भी स्टूडेंट को ही हम आगे लेकर आएंगे, स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा कि जो भी उन्होंने सीखा है अब, ठीक है, उसको वो बयान करें। रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जब बच्चों ने लिख लिया जड़ तना के बारे में, तो फिर टीचर ने कहा कि अब हर ग्रुप आए और बताए, एक्सप्लेन करे कि वो क्या लिखा है। तो फिर बच्चा बताएगा कि मैंने इस तरह से लेबल किया है, ये मेरी डायग्राम है। सारी क्लास उसको देख रही है, जब बच्चा बता रहा है, बोल रहा है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसको बोलने का तरीका आ रहा है, उसको समझ आ रही है, वो लफ्ज़ों को तरतीब देना सीख रहा है, लफ्ज़ सीख रहा है, न्यू वोकैबलरी सीख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब बच्चा जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, इसी दौरान टीचर ने क्या करना है? बच्चे को फीडबैक देनी है। इन्हांसेस वोकेबलरी का मतलब ये है कि बच्चे ने, क्योंकि पहला इल्म जो वो जानता है वो हो सकता है अपने माँ बोली मादरी ज़बान में जानता हो। मिसाल के तौर पर बच्चे घर में चींटी को क्या कहते हैं? कीड़ी। तो हो सकता है उन्होंने सवाल जो लिखा हो, जवाब लिखा हो, उसमें उसको कीड़ी लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो, तो टीचर उनकी वोकेबलरी में इजाफा करेगा कि नहीं, आपने कीड़ी नहीं बल्कि चींटी कहना है। इसी तरह मुर्गी बच्चे कहते हैं कुक्कड़, स्कूल में आते हैं और ये लफ्ज़ बोलना शुरू कर देते हैं, तो टीचर ने यह क्या करना है? उसकी वोकेबलरी को सही कर देना है कि आपने कुक्कड़ की जगह मुर्गी इस्तेमाल करना है, क्योंकि बच्चे ने वही कुछ बयान करना है जो वो पहले से जानता है, ठीक है। तो वो पहले से वो जानता होगा, जो अपने घर में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता होगा उन्हीं को इस्तेमाल करेगा, तो टीचर ने वहाँ पे उसकी बेहतरी इस्लाह कर देनी है। एंड क्लेरिफाइज मिसकंसेप्शन, और जो अगर कोई बच्चा गलत बता रहा है, गलत समझा है, तो वहाँ पर उसको वजाहत कर देगा। तो इन 3 स्टेप्स में किसका रोल था? स्टूडेंट का। यहाँ भी स्टूडेंट का, यहाँ भी स्टूडेंट का। अच्छा,
अगला स्टेप कौन सा है, एलैबोरेट। एलैबोरेट में क्या है, वजाहत करना, एक्सपैंड करना। अब एक्सपैंड कौन करेगा, टीचर करेगा, ठीक है। इसको एक और लफ्ज़ भी दिया जाता है, एक्सटेंड, ठीक है। किसी जगह पे एक्सटेंड भी इस्तेमाल किया गया है। एक्सटेंड में किसका रोल आ रहा है, द टीचर्स कैन एनहांस द स्टूडेंट नॉलेज। अब टीचर का रोल आ गया है। अब टीचर जाके बच्चों की जो नॉलेज को इन्हांस करेगा, कि अगर जड़ तने पत्ते के बारे में वो कुछ और बताना चाहता है तो बच्चों को और बताएगा, क्योंकि अब बच्चों की बेस बन चुकी हुई है। वो सारा कुछ जो पहले से जानते थे उसको इस्तेमाल कर लिया है उन्होंने, अब उनके लिए नया समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगली बात, अहम बात है कि आस्किंग देम टू अप्लाई इन टू द अदर सिचुएशन। अदर सिचुएशन का मतलब ये है अदर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल्स देगा। और अदर सिचुएशन जो मैंने पहले गैनीज फ्रेमवर्क में बताया था, ट्रांसफ़र के कॉन्सेप्ट में समझाया था आपको अच्छे तरीके से। तो उसमें यही था कि एक क्वेश्चन, अगर बच्चा एक ही तरीका है, एक सवाल देता है, उसका जवाब वही है, बच्चा उसको हल कर लेता है, लेकिन सवाल चेंज कर देता है, तरीका वही है हल करने का। तो टीचर मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए उसको बच्चों की समझ में इजाफा करने की कोशिश करेगा। मतलब अब अगर टीचर कहता है कि जड़, तना और पत्ते के बारे में बताएं तो बच्चे वजह से बता लेंगे, लेकिन अगर टीचर कहता है पौधे के मुख्तलिफ हिस्से बताओ, तो फिर बच्चे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से मुख्तलिफ सवालात जब करेगा, बच्चों को बताएगा, तो बच्चों की समझ में इजाफा होगा कि पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों का भी वही जवाब है जो जड़, तना, पत्ते का है, ठीक है। और ऐसे ही होता है हमारी क्लास में, बच्चे एक एक हम सवाल करते हैं तो उसको समझते हैं, अगर उसी तरह का दूसरा सवाल कर दिया जाए, जवाब जिसका वही हो, तो फिर बच्चे परेशान होकर बैठे होते हैं कि ये क्या हो गया। तो इस तरह से टीचर जो है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में, उनकी समझ में इजाफा करेगा, मुख्तलिफ सवालात करके, मुख्तलिफ किस्म के सवालात देकर। और लास्ट पॉइंट है इवेलुएट। इवेलुएट का ये है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ऑन गोइंग, मुस्तकिल जो जारी रहता है। जब बच्चे वर्क कर रहे हैं तो टीचर उनको जायज़ा ले रहा है कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप्स में। तो टीचर को वैसे ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा बच्चा है जिसको समझ आई है, कौन सा बच्चा जिसको समझ नहीं आई, ठीक है। अच्छा, और क्या, बोथ लर्नर एंड टीचर चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। एवेल्युएशन में पता चलता है, सिर्फ बच्चों को नहीं पता चलता, बट के टीचर को भी पता चलेगा कि बच्चों ने कितना सीखा है। मिसाल के तौर पर टीचर कहता है कि आज के दिन आपने जो समझा है, जो किया है, उसको आप 2-3 लाइन में बयान करें, 2-3 लाइन में अपनी कॉपीज़ पर लिखें। तो बच्चे जब कॉपीज़ पर लिखेंगे, तो जब लिख रहा होगा बच्चा, तो उसे खुद ही पता चल जाएगा। अगर वो नहीं लिख सकेगा तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे ये चीज़ अभी समझ नहीं आई। बच्चे का भी इवैल्यूएट, बच्चे खुद को भी समझ रहा है कि मुझे कितनी समझ आई है, और टीचर जब उसको चेक करेगा तो टीचर को भी पता चल जाएगा कि बच्चे ने कितना समझा या नहीं समझा। और टीचर को भी ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने, हो सकता है कि ये तरीका सही से ना समझाया हो, या मेरे समझाने में कोई कमी रह गई है, तो मैं इसको ज़्यादा बेहतर समझाऊँ। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स आई हैं कि रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इन पे अलहदा से एक टॉपिक है। जब आप पूरा कोर्स पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी आपके आसानी के लिए यहाँ पे बता देती हूँ कि रूब्रिक्स क्या है, कि बच्चों को किस तरह से मार्क्स देने हैं, स्कोर करने का तरीका। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे लेटर लिखते हैं तो हमने टीचर असाइन करते हैं कि जो एग्जामिनेशन हाल लिखेगा उसका 1 नंबर, जो CTA BC लिखेगा उसका भी 1 नंबर, जो डेट लिखेगा उसका भी 1 नंबर, जो बॉडी लिखेगा उसके 5 नंबर हैं, जो यूर सिंसियरली लिखेगा उसका 1 नंबर है, जो XYZ लिखेगा जो उसका 1 नंबर है। अगर बच्चों ने सारे लिखे हैं तब तो उसे पूरे 5 में से 5 ये और ये 5 10 नंबर में से 8 मिल जाएंगे। अगर उसमें से इन नंबर में से कोई भी उन्होंने मिस्टेक किया या सिटी नहीं लिखा तो उसको 1 नंबर नहीं मिलेगा। इस तरह से जो है जब टीचर आसान मार्क्स देगा बच्चों को, तो टीचर को पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट है जो बच्चों को समझ नहीं आया। इसी तरह चेकलिस्ट में भी टीचर ने अपने पास एक लिस्ट बना लेनी है कि बच्चा जो है ना जड़, तना, पत्ता के बारे में जो लिख के आएगा, अगर जड़ के बारे में भी सही लिखा होगा, तने के बारे में भी सही लिखा होगा, पत्ते के बारे में भी सही लिखा होगा, तो फिर मैं 3 नंबर इसके, 3 नंबर इसके, 3 नंबर इसके दूंगा, ठीक है। जब बच्चा लिख के आएगा और चेक करेगा, भाई हाँ भाई जिस जड़ के बारे में ठीक है, तने के बारे में ठीक है, लेकिन पत्ते के बारे में कंप्लीट नहीं है, इसको 1 मार्क्स दिया जाए। तो ठीक टीचर को अंदाज़ा हो जाएगा कि इस लिस्ट के मुताबिक टीचर को अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बच्चे को मुझे यहाँ पे सिखाने की ज़रूरत है। इसी तरह पोर्टफोलियो होते हैं कि बच्चे का सारा रिकॉर्ड होता है जिसमें सारे टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा 2 क्लास में एक स्कूल में आया था और 2 क्लास के एंड तक जो है टीचर देखता है कि जितने भी टेस्ट हैं वो उनका एक फ़ाइल में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसकी कॉपीज़ का, ठीक है। और फिर देखा जाता है कि ये बच्चा जब आया था तो इसकी क्या पोजीशन थी और अब इसकी क्या पोजीशन है, बच्चे का सारा रिकॉर्ड है जो हमें मदद करता है। उसको रिकॉर्ड को देखकर हम ये देख सकते हैं कि इसके में कितनी बेहतरी आई है और मज़ीद कितनी बेहतरी की ज़रूरत है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग वही है कि टीचर क्वेश्चन दे देता है और बच्चों को कहता है अब इसका सवाल का जवाब ढूंढो। वो बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, मशवरा करते हैं और जवाब निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इस बुनियाद पे फिर टीचर जो जायज़ा लेता है कि मुझे मुस्तकबिल में कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है जिससे बच्चे ज़्यादा सीख सकें।
तो ये था हमारा जो है 5 ईज़ ऑफ लेसन प्लानिंग। अच्छा, आप क्वेश्चन आया हुआ है कि 5 ईज़ ऑफ लेसन प्लानिंग किस तरह बाकी जो लेसन प्लान से मुख्तलिफ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ये स्प्रिंग 2019 में। तो ये इस तरह ही मुख्तलिफ है कि हम देख लेते हैं पिछले लेसन प्लान में क्या था। पिछले लेसन प्लान में क्या कर रहा था, गेटिंग स्टूडेंट रेडी टू लर्न, ये टीचर कर रहा है काम, इंस्ट्रक्शन टीचर ही दे रहा है बच्चों को, ठीक है, चेक फॉर अंडरस्टैंड ये भी टीचर ही कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आके जो है बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये वाला है 5 लेसन प्लानिंग, इसमें क्या करें, एंगेजिंग, ये भी बच्चे मेन किरदार अदा करें, एक्सप्लोरिंग में भी बच्चे काम कर रहे हैं, एक्सप्लेनिंग में भी बच्चे काम कर रहे हैं, एलेबरेट 4th स्टेप में आके जो है वो टीचर का रोल कुछ ना कुछ अब टीचर अदा करता है। तो आप यूँ कहेंगे कि ये जो 5 लेसन प्लानिंग है ये बाकी लेसन प्लान से इसलिए मुख्तलिफ है कि पहली बात तो है इसमें चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है कि बच्चे ही जो हैं काम करते हैं। दूसरी बात आप कहेंगे ग्रुप में की सूरत में वर्क करते हैं, टीम की सूरत में वर्क करते हैं। दूसरी बात कहते हैं एक्सप्लेन करते हैं, इससे इनकी कम्युनिकेशन बेहतर होती है, इससे इन कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। और अहम बात आप ये करेंगे कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये अहम पॉइंट्स हैं जो कि 5 लेसन प्लानिंग को दूसरे लेसन प्लानिंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम चैप्टर 3 जो मोटिवेशन का है उसके थ्योरीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।